कह रहा था, जो आपका सवाल था कि कतर ने कहा कि अब वो कोई भी रोल अदा नहीं करेगा सालिसी का बीच में, तो उसके पास अब ऑप्शन बचा कौन सा था? अब उसकी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक कर दिया गया। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये, अमेरिका शामिल है इसके अंदर। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे जो जब मालूम हुआ और मैंने हमले को रोकने की कोशिश की है, जबकि इसके अंदर वो खुद कह रहा है, अमेरिकी जो इजरायली एजेंसीज है वो कह रही है कि हमने अमेरिका को पहले बता दिया था। और कतर कह रहा है कि अमेरिका ने जब उसने हमें खबर दी है, उस वक्त हमला होकर के 10 मिनट हो चुके थे जब अमेरिका किसी ऑफिसर का फोन आया वहां पर। तो अब कतर के पास और कौन सा ऑप्शन बचता है कि वो इस जगह से हट जाए, वो सालिसी का किरदार अदा ना ही करे, अब जो कि उसकी सॉवरेंटी पर अटैक कर दिया। अब ये तो अरबों को सोच रहा है, जो ये 2-2.5 साल से जो यहाँ पर एक जेनोसाइड चल रहा है, कत्लेआम यहाँ पर हो रहा है इस तरह से, तो इसको रोकने वाले ये लोग सिर्फ एक दर्शक बने हुए देख रहे हैं इसको। ये इनके सोचने का मकाम है, क्योंकि नीतिनयाहू ने जैसे कहा था कि अब हम इस इलाके का जो है हिस्ट्री वो बदल देंगे, या जो जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफी बदल देंगे। वो एक एक करके सब पर कड़ाबंदी के पिछले 72 के अंदर उसने 6 मुल्कों के ऊपर अटैक किया है उसने, इसराइल ने। तो ऐसे हालात के अंदर कौन आदमी, क्योंकि इसराइल जो नीतिनयाहू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा। जहां तक उसकी बात है नीतिनयाहू की, उसको अपने आप को बचाने के लिए वो अब धर्म का भी सहारा ले रहा है। वो ग्रेटर इसराइल की तरफ कदम बढ़ाता चला जा रहा है इस वजह से, जिससे कि उसकी जान तो अपनी बचेगी। जो एक मजहबी वहां पर तबका है, या जो इस तरह का तबका है जो कि ग्रेटर इसराइल का हामी है, वो भी इसके साथ आ जाए, वो मदद इसको मिल जाए, उनके भी इनको हेल्प मिले या उनकी मदद मिले, वो भी इसके हामी बन जाए। और हमने देखा वहां पे जितने भी कट्टरवादी है, वो सब इस वक्त नीतिनयाहू के हामी है यहाँ पर। अब आपको एक और खबर दे रहा हूँ, बहुत जल्द आप देखेंगे कि टर्की के अंदर जो तुर्किया है, उसके अंदर भी रिजीम चेंज होगी, और उसको जैसे उसके अंदर रिजीम चेंज होगी, जैसे कि अभी आपको देखा सीरिया के अंदर हुआ, फिर ये तुर्किया के अंदर भी हमला करेगा इसराइल। ये एक एक करके इसके कदम को अगर अरबों ने अभी नहीं रोका, या कोई इस पे कदम नहीं लगाई, ये भी कोई एक खाली ऑप्शन नहीं है जो कि कतर कह रहा है कि अब हम इस तरह का कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या कोई वहां पर अब हम इस तरह के बीच में सालिसी का किरदार अदा नहीं करेंगे। अब आप सबसे बड़े सालिसी किरदार किसके साथ अदा करोगे? जब हमास की लीडरशिप है, आपने उसी पर अटैक कर दिया, तो बचता क्या है? अगला हमला तुर्किया पे होगा, और एक एक करके ये अरब हुक्मरान जो है, ये सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे, और एक एक करके इसी तरह से ये जो इसराइल आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए जाफरी साहब, मैं 2 दिन से ये बात कह रहा था कि इसराइल बहुत बड़ा हमला करना चाहता है, और वो सबके ऊपर हमला करेगा। इसीलिए वो हमला करने से पहले वो ये माहौल बना रहा था कि हूती के पास केमिकल वेपन्स हैं और वो इंसानियत का दुश्मन है। केमिकल वेपन्स का नाम लेकर के पूरी दुनिया में हूती को टारगेट कर रहे हैं, और ये हमला के पीछे वो ये दिखाना चाहते हैं, जिस तरह से सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया इराक से, उसी तरह से हूतियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि उनके पास केमिकल वेपन्स है, और उसी केमिकल वेपन्स के आड़ में इन्होंने हमले शुरू कर दिए। और ठीक है, ये हमले तो हो रहे हैं, उसका जवाब उनको मिलेगा, लेकिन हमले के पीछे का कारण ये है कि वो केमिकल वेपन्स के आड़ में छिप करके ये हमला कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये पश्चिमी देशों की बड़ी पुरानी आदत है कि किसी को मारने से पहले उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये लोग। सद्दाम हुसैन के साथ यही हुआ, गद्दाफी साहब के साथ यही हुआ, यासिर अरफात साहब के साथ यही हुआ, और अब हूती चूंकि हूती से निपट नहीं पा रहे, अमेरिका और इजराइल दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि इजराइल कर रहा है इसमें। पहले भी हूती के खिलाफ 2014 के बाद जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें ब्लैक वाटर आर्मी अमेरिका की है, जो यूएई की वर्दी पहन करके और हूतियों पर हमला की थी, और इतना मारा हूतियों ने कि वो वहां से भाग के चले गए, और फिर दोबारा वापस लौटे नहीं। उसके बाद 135 देशों ने मिलकर के हूतियों पर हमला किया, उसको भी हूती ने बहुत मारा। अभी देखिए हूती के पीछे बहुत बड़ी ताकत खड़ी है, न सिर्फ ईरान, चाइना, रूस, और खुद इनके अपने घर में आग लगी हुई है। यूरोपीय यूनियन और नेटो कंट्री के मेंबर्स जो कंट्री यहाँ हैं, वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं। जब थर्ड सिस्टम, जब हूती के ऊपर हमला हुआ परसों कल के दिन, तो उन्होंने अपना थॉट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, और जिस तरह का हमला होना चाहिए था, कम से कम 40 से अधिक जहाज अपना हमला करने से पहले ही इजराइल के भाग गए।
और वो हमला नहीं कर पाए, उस तरह से वो अपना बम भी नहीं दाग पाए। वो हमला करने से पहले ही भाग खड़े हुए और ये बात आज दुनिया महसूस कर रही है कि आखिर इनके पास इतना बड़ा थॉट सिस्टम आया कहाँ से? ये तो सिर्फ अमेरिका के पास है और किसी के पास तो है नहीं। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के नेटो कंट्री के मेंबर जो अमेरिका से नाराज है यूक्रेन युद्ध को लेकर के, वो लोग मदद कर रहे हैं हूती की। सिर्फ रूस चाइना मदद नहीं कर रहा है, ईरान मदद नहीं कर रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है। ये सारे लोगों की मदद आ रही है। भले ये पर्दे के पीछे चाहे बातें कुछ भी करें और सामने बातें कुछ भी करें, लेकिन आज पूरी दुनिया अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ है, क्योंकि इज़राइल जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, कानून भी तो इन्हीं लोगों ने बनाया ना। दुनिया भर में कानून किसने बनाया? कौन है यूएन का मालिक? तो कानून तो इन्होंने ही बनाया और यही लोग कानून तोड़ रहे हैं, लगातार पहले से भी तोड़ते चले आ रहे हैं। अब कानून तोड़ रहे हैं तो अमेरिका भी उसके साथ है, लेकिन वो फ्रंट पर नहीं आकर के इज़राइल को आगे किए हुए है। ये पूरे अरब जगत के लिए एक होने का विषय है और लगभग अरब ने भी अपने देश में मीटिंग की है और खुल के बोला है कि हम हमारी अरब जो है, अब हमें एक होकर के इस जालिम सरकार से लड़ना चाहिए। और ये सबको अब एहसास हो रहा है कि इज़राइल का मकसद सिर्फ फिलिस्तीन पे कब्जा करना या गजा पे कब्जा करना नहीं है। इज़राइल का मकसद पूरे मिडिल ईस्ट को कब्जा करना और उनको ग्रेटर इज़राइल बनाने का सपना पूरा करने की तरफ जा रहा है और इसीलिए जो है वो बार-बार इस तरह के हमले कर रहे हैं। जी, जाफरी साहब। देखिए, यमन पर जो हमला या हूती जो हमला कर रहे हैं या हूती पर जो हमला किया है उसके अंदर इज़राइल ने, तो अगला टारगेट उसका हूती है। हूती उसके कब्जे में नहीं आ रहा है। हूती वहां से मिसाइल भी वो मार रहा है वहां से, तो वो तेल अवीव या उसके इज़राइल तक पहुंच रहे हैं। जो यमन के हूती के जो मिसाइल है, उसकी एक वजह और भी है कि जो इज़राइल ने और बाकी की जो कंट्रीज है, ये चाहे ईरान हो या और भी कंट्रीज हो, वहां पर उसने अबूसाद की या और जो इनकी इंटेलिजेंस है उसकी वहां पे पूरी पैठ बना ली थी। ईरान पर जब अटैक हुआ था तो हमने देखा था कि ईरान के अंदर ड्रोन बेस तक भी इजराइल ने बना रखे थे वहां पर, इस तरीके के। लेकिन उसने हूती को इस अंदाज में नहीं लिया था, यमन को, या इस तरह से नहीं लिया था जिस तरह से उसने ईरान को लिया था। तो हूती अपने हमले करने में कामयाब है। और एक वजह और भी है, जो ईरान इतनी देर जो सरवाइव कर गया, ईरान ने जो सरवाइव किया है या ईरान ने जो पलट के अटैक किया है, ईरान और हूती में ईरान को बराबर जो मिल रहा था, चीजें मिल रही थी चाइना से और रूस से। असेंबल जरूर यहाँ पर चीजें हो रही थी, लेकिन हूती के पास टेक्निक मौजूद है। हूती को टेक्निक ट्रांसफर की गई है। जो अभी बात कही आपने ग्रेटर इजराइल की, हूती वगैरह, ये इसके रास्ते में एक बहुत बड़ा आड़ है। ये बहुत बड़ी एक रुकावट है इसके इस रास्ते के अंदर, ग्रेटर इसराइल के रास्ते में। लेकिन अभी जो सर बात कर रहे थे इसराइल की, इसराइल एक छोटा सा डॉट सा मुल्क है। इसराइल छोटा डॉट मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की छावनी है, वो मिलिट्री छावनी है या पूरे यूरोप की छावनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस, तो रूस और यूक्रेन वहां पर फाइट नहीं कर रहे हैं, वहां पूरी नाटो के साथ रूस की फाइट हो रही है। इसी तरह से यहाँ से पूरी यूरोपीय कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज है उसके अंदर कुछ भी कहिए, वो अमेरिकी छावनी, वो उससे मुकाबला है। लेकिन ईरान ने क्योंकि पहले से तैयारी की थी और ईरान ने पलटवार किया, इनकी सॉवरेनिटी पर अटैक हुआ है। इनके अंदर इतना दम नहीं है, ये जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और उठ करके वो इनकी महफिल बर्खास्त हो जाएगी। इसके आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इनके किसी ने बताया था कि इनके जब इनसे बात हो रही थी तो ये कह रहे थे, आपको मालूम है कि हम जवाब क्यों नहीं देते, कि 6-7 मिनट के अंदर मिसाइल इसराइल से यहाँ पर आ जाता है सऊदी अरब के अंदर। तो इनकी हालात तो ये तो इतने डरे हुए हैं। अब आप समझिए, जब ईरान ने अटैक किया था दोहा के ऊपर, अमेरिकन बेस के ऊपर, तो उस टाइम मिसाइलों को रोका गया था ना। अब ये प्लेन आ गए, क्यों नहीं रोका गया? यहाँ से या अभी हूती के ऊपर अटैक हुआ या यमन पर अटैक हुआ, तो ये प्लेन कहां से उठ करके गए? बीच में क्यों इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया? ये अपने उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैं आपको बताऊं, जंग 3 महास्त्र लड़ी जा रही है ये। एक तो जाती जंग है, नेतन्याहू जाती जंग भी लड़ रहे हैं अपनी। एक तेल और वहां की जो खनिज है या जो भी कुछ है, जमीनी जखायर है, उनकी जंग है। तीसरी है मजहबी जंग है। तीन महास्त्र लड़ रहे हैं जंग। नेतन्याहू अपनी जाती जंग भी लड़ रहा है, क्योंकि अगर नेतन्याहू यहाँ पर अगर जंग बंद हो जाती है और या जंग की अगर शांति हो जाती है, तो नेतन्याहू का अगला ठिकाना जेल।
वो इसके लिए मजहबी जज्बात जो है ग्रेटर इसराइल के वो ही बढ़ा रहे हैं, वो भी उसको भड़का रहा है वो आदमी यहाँ पर। और तीसरा, अमेरिका को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जमीनी जखायर, उसके ऊपर भी पहले भी कब्जा, वो जब हमने जो गल्फ वार देखी थी इराक वाली, उसके दौरान जो उसके मुंह को वो तेल लगा है, वो उसका मजा वो छोड़ नहीं पा रहा है वो। तो इसके अंदर से वो सब चीजें चाहिए इनको। तो ये यकीनी तौर पर इसराइल का ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ग्रेटर इसराइल की तरफ कदम बढ़ेगा। एक बात जो मैंने अभी तुर्किया के बारे में कही थी, और जो अभी आप स्पेन का भी जिक्र कर रहे थे, खाली आपके ताल्लुकात तोड़ लेने से या कोई बातचीत तक महदूद रहने का वक्त नहीं है। अब ये एक्शन का वक्त है, और एक्शन करने की हिम्मत इनमें से मुझे तो किसी में कोई दिखाई दे रही नहीं है फिलहाल इसके अंदर। क्यों? इन ये सारे के सारे अगर किसी को मिलिट्री अगर कहीं ये भरोसा करते हैं, चाहे उसे सऊदी अरब को समझ लिए, तो ये जब भी कभी उठता है तो ये देखते हैं पाकिस्तान की तरफ को। पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो यहाँ करके इनके साथ इन्वॉल्व होगा, जब तक सऊदी अरब पर ही कोई बराह रास्त कोई ऐसी चीज ना हो जाए। हाँ, तुर्किया मिस्र जो है ये एक बड़ी पावर है, और मिस्र के अंदर जो वहां पर बैठे हुए जनरल सीसी, वो खुद इन्हीं के हिमायती है, इसराइल के हिमायती है। वो इसराइल के, वो ये लोग तो थोड़ा सा बयानबाजी जो कर लेते हैं, तो अवाम का जो दबाव पड़ता है उसके ऊपर बयानबाजी कर लेते हैं। अब दूसरे तुर्किया है, ये जो तैयब उर्दुगान है, अभी तक तैयब उर्दुगान को कभी आपने एक्शन में देखा? कभी नहीं देखा उनको एक्शन में, सिर्फ जबानी हद तक लफाजी करते हैं, कुछ इमोशनली ब्लैकमेल अपनी जनता के सामने ये जा कर देते हैं। जी, उस इतना अच्छा मौका था तुर्किया के पास हीरो बनने का, जिस टाइम पर सीरिया पर अटैक हुआ था, जब गोलान की पहाड़ियों से आगे इसराइल बढ़ रहा था, तुर्किया को अपनी आर्मी, तुर्किया ने क्यों नहीं बढ़ाई वहां पर आर्मी? अब इस वक्त उसे एकदम तुर्किया तक पूरा रास्ता मिल गया साफ। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा सर। देखिए, सियासत में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी का भी निजी नुकसान या निजी फायदे के आधार पर वो कोई फैसला लेता है, कोई भी देश हो, उसका निजी नुकसान और निजी फायदा कितना है, इसी पे वो फैसला लेता है। नहीं तो इज़राइल एक छोटा-सा डॉट बराबर का देश है, मतलब नक्शे में अगर देखा जाए, तो एक डॉट बराबर उसका आता है, और वो सारे अरब जगत को चैलेंज कर रहा है। और ये लोग क्या करेंगे जब अरब का जहाज इटली ने पकड़ लिया, हथियार से लदा हुआ, हथियार सप्लाई करने इज़राइल जा रहा था। तो फ्रांस, ब्रिटेन, चाहे जो भी हो, ये लोग तो कह ही रहे आगे आकर के, लेकिन जब ये खुद अरब, चाहे वो अरब हो या जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट, कोई भी हो, ये लोग कहाँ तैयार हैं? अच्छा, दोहा जो है कतर की राजधानी है, जहाज कतर के अंदर घुसा और दोहा के अंदर आकर के उसने टारगेट पे हिट किया, और उससे एक हमास लीडर मारे गए। तो आप सोचिए कि अगर कतर इतना बड़ा अपने आप को बड़ा देश मानता है, इतना सुसज्जित, और राफेल भी है उनके पास, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक जहाज कतर की सीमा में घुस के और 400-500 किलोमीटर अंदर आकर के, और आके, इसका मतलब उनको मालूम होगा ये बात। नहीं तो ये तो कभी भी हिट कर सकते थे ना उन जहाजों को, आकर के दोहा के अंदर और इतनी घनी आबादी के अंदर उन्होंने आकर के हिट कर दिया। तो उनको ये तो पता होगा कि हमला होने वाला है या हो रहा है, वो जवाब नहीं देंगे। अच्छा, एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कबूतर जो है दाना चुनने के लिए नीचे बहेलिया जाल बिछा के बैठा था। कबूतर बेचारे भूखे थे, उन्होंने नीचे आकर के दाना चुनने की कोशिश किया और उस जाल में फंस गए। अब जब फंस गए, तब कबूतरों ने संगठित हुए, एक मत हुए, एक राय हुए, और कहा कि भाई अब तो हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जान बचाने का एक ही रास्ता है कि इस जाल को लेके उड़ जाओ। सब लोग एक साथ जोर लगाओ और इस जाल को लेके उड़ जाओ। आज अरब देश के अंदर अभी तक ये लोग हल्के में इजराइल को ले रहे थे, ये सोच रहे थे कि इजराइल तो फिलिस्तीन का दुश्मन है, वो तो हमास को मार रहा है, वो तो हूती को मार रहा है, ईरान जाने वो जाने, हमसे क्या मतलब, हमारा तो काम चल ही रहा है। लेकिन अब इन लोगों को सचमुच एहसास होने लगा है कि इजराइल जो है हमें धोखा दे रहा है, और पूरे अरब जगत पर, पूरे तेल पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की साजिश है, और वो इजराइल को आगे किए हुए है। और अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। आप सोए हैं और आपके जनाजा उड़ चुका होगा, कोई जान नहीं पाएगा। तो ये हालत अब बन चुकी है। अरब ने भी मीटिंग किया है, यूएई ने भी मीटिंग किया है, लेकिन ये सिर्फ मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। अभी तक हमको जो लग रहा है कि अभी भी ये लोग सिर्फ मीटिंग करके दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस शामिल हैं, इस महाकुंभ में हम भी डुबकी लगाने आए हैं, हमको आप इससे अलग मत समझिए।
लेकिन जब ऐसा ना हो कि इनके जागने से पहले ही बहुत दूर चला जाए, इनके जागने से पहले दुनिया उजड़ जाए और फिर इजराइल जो है छाती पर बैठ करके और आगे बढ़ जाए, तब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा। इस जितना बेचैनी अरब की अवाम में है, जितना बेचैनी जॉर्डन की अवाम में है, जितना दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जितनी बेचैनी है, उनके बादशाह उन बेचैनी को देख के थोड़ा बहुत बोल रहे, नहीं तो बोलने के मूड में अभी भी नहीं है। अभी भी उनको लग रहा है कि इजराइल के साथ रहना चाहिए, लेकिन तो अवाम की जो बेचैनी है उसको देख करके कुछ बोल रहे। जी, स्पेन और टर्की की बात में करेंगे। स्पेन में जो हालात बने हैं, जो उसने अभी अपना नाता तोड़ा है, इनसे बिजनेस खत्म किया है, और टर्की ने भी जो अभी अपना वो किया, तो टर्की और स्पेन, इनके लिए आपके क्या तासुरात हैं? आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे? देखिए, जब ये सब लोग साथ थे, अभी जब फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए यूएन प्रस्ताव पास हुआ, उस वक्त ये 6 कंट्री ने अमेरिका के साथ खड़े थे, लेकिन आज 6 महीने के बाद ये 6 कंट्री इनको अलग कर दिए, अमेरिका और इजराइल को, और कह दिए कि हम फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देते हैं और अपने यहाँ दूतावास खोलने की जगह भी देते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है कि कब फिलिस्तीन राष्ट्र बनेगा, कब वो जगह देंगे। इस समय मसला है कि इजराइल का जो जेनोसाइड कर रहा है, जो इजराइल मार रहा है लोगों को, उसको रोकना जरूरी है। ये वक्त उन सिर्फ बातें करने का नहीं है, हम उसको हमदर्द मानेंगे फिलिस्तीन का, जिस तरह से ईरान मैदान में खड़ा है, डट करके खड़ा है, और ये पूरी दुनिया जब अमेरिका परस्त थी, अमेरिका की बातें करती थी, उस वक्त ईरान ने फिर इजराइल के तेल अवीव को दहला दिया, पूरे इजराइल को दहला दिया, दुनिया को दिखा दिया कि हम अकेले, जो 1990 का जमाना नहीं है, ये 2025 की दुनिया है। ईरान ने अकेले के दम पर, कौन साथ आएगा नहीं आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान ने अपने अकेले के दम पर दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल, आज भी आपसे बता रहे हैं, न तो अरब रोक पाएगा, न जॉर्डन, न मिस्र, न इजिप्ट। आज भी अगर किसी से डरता है इजराइल और अमेरिका, तो यमन से डरता है, हूतियों से डरता है, ईरान से डरता है, और सिर्फ ईरान से डरता है, क्योंकि इन लोग के पीछे ईरान की ताकत है। बहुत सी बातें हैं, अगर इजराइल को ये मालूम हो जाए ना कि सीरियस है टर्की, सीरियस है, हम स्पेन की बात छोड़ दीजिए, जो अपने लोग हैं, जो कसम खाते हैं, जो हमारी सफ में खड़े होकर हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग जब मुनाफिकत की बात कर रहे हैं, मुंह पे कुछ और कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं, कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, तो बाकी से कोई उम्मीद नहीं है। बाकी तो देखिए, इतना आगे बढ़कर के उसने, इटली ने अरब का जहाज पकड़ के दुनिया को दिखा दिया कि देख लो तुम्हारे अपनों में कैसे हाल है। दुनिया को दिखा दिया कि जहाज पकड़ के कि तुम्हारे अपने ही सप्लाई कर रहे। तो मुनाफिक की बात है, मुनाफिक की पहचान यही होती है। अल्लाह ने कहा कि मुनाफिक की पहचान यही होती है कि वो मुंह पे कुछ कहेगा और पीठ पीछे कुछ कहेगा। ये गुनाह भी है, बहुत बड़ी गुनाह है। अल्लाह ने इसको मना किया है कि जब तक जो भी कहना है सीना तान के सामने कहो, और नहीं तो मत कहो। अगर कहने वाली बात है तो कहो, खुदा की ताकत तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं। सच के साथ दुनिया, अल्लाह भी खड़ा है। जी जी, ईरान का इसके पीछे रीजन ये है कि अभी ईरान को जो डैमेज हुआ है सब चीजों के अंदर, ईरान एक प्रिपरेशन करना चाहता है अपनी भरपूर जंग के लिए, और इजराइल पर तोल रहा है तुर्की के या ईरान के ऊपर। शायद हो सकता है दिसंबर तक कोई इतना बड़ा अटैक इजराइल कर दे, जो कि वो भी तैयारी कर रहा है इजराइल के भरपूर अटैक करने की, क्योंकि एक पावर जो बची हुई है, जो उसके खिलाफ जो अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, वो ईरान ही है। तुर्किया या ये मिस्र जो पावर है वहां पर, ये नहीं बड़ी पावर है, मिलिट्री पावर है, लेकिन ये एक्शन नहीं लेगी। तो इसलिए उसको ईरान का अभी भी खतरा है। ईरान ने उस चीज को थोड़ा देर के लिए, जैसे कहते हैं, जंग को थोड़ा टाला है आगे के लिए, जिससे कि वो आने वाले टाइम में मजबूत हो सके। जाहिर सी बात है, अभी उसने चाइना से J-10C ली है। अब J-10C लेकर के एकदम से तो कोई आदमी उड़ा नहीं सकता, उसकी ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए उस चीज के लिए। जो मिसाइल का जखीरा है उसको भी इकट्ठा करना है, और टेक्नोलॉजी या रूस या चाइना जो उसके बैक पर खड़े हुए हैं, तो उसको उसे भी एक भरपूर उसके अपने दिफा के लिए या किसी के लिए आने वाले दिनों के लिए जो उसके खतरात मंडरा रहे, उसकी उसे भरपूर तैयारी करनी है। उसके लिए उसने उस चीज को थोड़ा सा टाला है। लेकिन अभी भी आपको बता दूं, जो 480 किलो के करीब जो यूरेनियम है, जो उसको एनरिचमेंट किया गया था उसका, वो अभी भी उसके पास महफूज है।
वो कभी भी उससे लेकर के 8 से 10 एटम बम कभी भी तैयार कर सकता है। वो इस कंडीशन में ईरान है अभी।